Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of Geography Optional and we are doing Perspectives in Human Geography which is module 6 of our series. आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पर्सपेक्टिव्स एंड पैराडाइम शिफ्ट के बारे में बताया था। अब इन पैराडाइम शिफ्ट के अंदर हम लोग आगे और ज़्यादा एक स्टेप और आगे लेंगे जहाँ पर पहली बार क्या है एरियल डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। तो आज का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा एरियल डिफरेंशिएशन के ऊपर है। इससे पहले क्या इंपॉर्टेंस है वो समझ लो भाई। पहले तो मैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों करवाने वाला हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर चुका हूँ कि 100% एग्जाम बेस्ड आप लोगों के नोट्स होंगे। जितना हमारा एग्जाम के अंदर आएगा हम सिर्फ उतना ही करेंगे। दूसरी बात, ह्यूमन ज्योग्राफी आप लोगों को बोरियत फील हो सकती है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना इंटरेस्टिंग हो सके। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि पूरा का पूरा जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पर्सपेक्टिव के ऊपर पूरा डिपेंड किया गया है। दैट मीन्स लोगों का नजरिया क्या था इस ज्योग्राफी को पढ़ने का, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो एरियल डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है वो हम लोगों के एग्जाम में कई बार आ चुका है और इतना सिंपल टॉपिक है और लोगों को क्या लगता है कि बहुत टफ है। तो इतना सिंपल टॉपिक है और फिर भी अगर आप छोड़ के आते हो तो भाई बहुत है, और बहुत कम है, ऐसा भी नहीं है। मैंने आज के जो लेक्चर है जिसका नाम है एरियल डिफरेंशिएशन, इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले आप लोगों को मैं अपने हैंड रिटन नोट्स बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। बट उससे आप लोगों को एक प्रॉब्लम आ सकती थी कि रियल एग्जाम में आप लोग किस तरीके से उसको यूज करोगे, क्योंकि भाई जितने भी आप लोग नोट्स पढ़ोगे, कहीं भी आप टीचर्स के पढ़ लो चाहे अपने स्टैंडर्ड बुक्स के पढ़ लो, आप लोगों को जिस तरीके से मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं सिर्फ उसी तरीके से नोट्स देखने को मिलेंगे। तो मैंने क्या किया है, अपने हैंड रिटन नोट्स भी डाले हैं, बट उनका यूज आप लोगों को एग्जाम में कैसे करना है तो मैंने क्या किया है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी आप लोगों को आगे समझाने की कोशिश की है। उसके बाद कुछ पीवाईक्यूज के बारे में बात की है कि इस पीवाईक्यू को आप किस तरीके से हैंडल करोगे, कौन से डायमेंशंस खोलोगे। दैट मीन्स आप लोगों के पास जो मटेरियल होगा वो पूरी एग्जाम बेस्ड रहेगा, तो आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आने वाली बात, बस जो भी चीज़ें होंगी मैं आप लोगों को आगे और समझाता जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं, सिलेबस। देखो सिलेबस के अंदर ये जो ब्लू वाला पोर्शन है वो अपन लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसी कंप्लीट क्या है, वो तो पूरा इंटरलिंक्ड है ना। तो अब इसके साथ अपन लोग पहले आज क्या करेंगे, एरियल डिफरेंशिएशन पे बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, अपन देखेंगे। ये सिलेबस है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 10 में भी थोड़ा सा दिया गया है, वो भी अपन लोग आगे पढ़ेंगे। ये कंप्लीट नहीं है, अभी अपन कर रहे हैं। ठीक है, पीवाईक्यू देखो क्या अपना आया हुआ है। देखो राइट शॉर्ट नोट आ गया है, क्रिटिकली एग्जामिन द चेंजिंग पर्सपेक्टिव एंड कंसेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन, एरियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन, है कि नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। लास्ट टाइम आई थिंक 2019 में आया था, अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मैं आप लोगों को बाद में बता लूंगा या फिर आप लोग देख लेना, इंटरनेट पर सब मिल जाता है आप लोगों को। ठीक है, ये आप लोगों के पीवाईक्यू क्वेश्चन है। दैट मीन्स इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सिंपलेस्ट टॉपिक है। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। देखो अब स्टार्ट करते हैं। पहले अपन हैंड रिटन नोट्स देख लेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा एग्जाम बेस्ड तैयारी कराने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि हैंड रिटन नोट से आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। समझ में आया ना। चलो स्टार्ट करते हैं। एरियल डिफरेंशिएशन क्या है भाई, एक ज्योग्राफर थे जिनका नाम था हार्टॉन। क्या नाम था? हार्टस्टोन। HARTSHORNE। ठीक है, ये नाम है उनका, हार्टस्टोन। ठीक है, हार्टस्टोन थे। 1939 में इन्हें एक बुक लिखी जिसका नाम था नेचर ऑफ ज्योग्राफी। क्या था? नेचर ऑफ ज्योग्राफी। तो किसने किया एरियल डिफरेंशिएशन की सबसे पहली बात, किसने की? हार्टस्टोन ने की 1939 में, जिसने एक बुक लिखी नेचर ऑफ ज्योग्राफी। इसके अंदर अगर मैं बात करूं एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है भाई, एरियल डिफरेंशिएशन नॉन एज कोरोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? कोरोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कोरोलॉजी। अब याद रखना, एग्जाम के अंदर अगर कोई क्वेश्चन में पूछ ले कोरोलॉजी के बारे में, व्हाट इज कोरोलॉजी, तो समझ जाना कि एरियल डिफरेंशिएशन है। अपने नोट्स के अंदर ये जरूर रखना कि कोरोलॉजी वर्ड जो है एरियल डिफरेंशिएशन से एसोसिएटेड है, मतलब उसको कोरोलॉजी बोलते हैं या फिर कोरियोग्राफी बोलते हैं या फिर कोरोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोग्राफी। अब देख रहे हो कोरो का मतलब क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल सी बात है, रीजन से रिलेटेड हो गया, सीधी सीधी बात है। तो मतलब एक जगह वाली बात होगी। तो समझ में आई ना। पहली बात, कोरोलॉजी या कोरोग्राफी बोलते हैं। कोरोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस। क्या? स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के एरियल डिफरेंशिएशन का स्टडी को क्या बोलते हैं अपन? कोरोलॉजी या फिर कोरोग्राफी। द एनवायरमेंट, टोपोग्राफी, कल्चर, लैंग्वेज, ह्यूमन एक्टिविटी एंड ह्यूमन रिक्वायरमेंट। क्या?
चाहे अपना इन्वायरमेंट ले लो, टोपोग्राफी ले लो, कल्चर ले लो, लैंग्वेज ले लो, ह्यूमन एक्टिविटी ले लो और ह्यूमन रिक्वायरमेंट ले लो, चाहे कुछ भी अगर बात करोगे तो ये यूनिफॉर्म तो है नहीं है हर जगह पर अर्थ पर। हेंस इट इज नॉट प्रूडेंट और सूटेबल टू मेक दी स्टैंडर्ड मॉडल, मतलब ये सूटेबल नहीं है कोई भी स्टैंडर्ड मॉडल बनाने के लिए, ये फिक्स नहीं है ना, या फिर कोई भी थ्योरी नहीं बना सकते। ये क्या है, ये गैप लग गया था ना इसीलिए मैंने यहाँ पर किया, ये पूरा इसी के बाद ही है। और ठीक है, जो लोग नोट्स बना रहे हैं उन लोगों को बता दूं, मॉडल और थ्योरी मतलब आप लोग सूटे, ये अगर आप बात करो कि इन्वायरमेंट की, टोपोग्राफी, कल्चर, लैंग्वेज, ह्यूमन एक्टिविटी या ह्यूमन रिक्वायरमेंट, इनकी अगर आप लोग एक मॉडल बना के तैयार कर पाओ, थ्योरी बना पाओ, तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि ये प्रूडेंट नहीं है। ऑब्वियसली बात है, टू स्टडी डेवलपमेंट फॉर ऑल जोग्राफिकल एरिया, सारी जगह पर। इन सिंपल वर्ड अगर मैं सीधी सीधी बात करूं, द डेवलपमेंट या स्टडी मॉडल ऑफ द प्लेन एरिया कैन नॉट सूटेबल फॉर द डेवलपमेंट या स्टडी मॉडल ऑफ द हिली एरिया। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बात करोगे कि भाई मेरा प्लेन एरिया पे जितना डेवलपमेंट हो रहा है, अब क्या सेम डेवलपमेंट मेरा हिली एरिया पे होगा क्या? या फिर अगर मैंने बोला प्लेन एरिया में भी अगर मैंने बात करी कि यहाँ पर हमेशा बारिश होती है, नॉर्मली बढ़िया तरीके से मौसम होता है, क्लाइमेट अच्छा होता है, और दूसरी तरफ जो 30 डिग्री वाला अपना लैटिट्यूड है वहां पर हम लोगों का हमेशा रेगिस्तान देखने को मिलता है, मतलब हम लोगों का डेजर्ट एरिया देखने को मिलता है। अब क्या वहां पर जो सेटलमेंट है वो एक जैसा रहेगा? तो नहीं रहेगा ना। तो बस वही बात है कि ये यूनिफॉर्म नहीं है। नेक्स्ट इज द मेन आइडिया टू डेवलप दिस कंसेप्ट। अब पहली बात तो क्यों अपने ये वाला कंसेप्ट को डेवलप किया एरियल डिफरेंशिएशन का? गिव द क्या है, क्योंकि इंपोर्टेंस ऑफ द रीजनल ज्योग्राफी को अपन लोगों को क्या देना है, इंपोर्टेंस देना है, एंड इट्स अगेंस्ट द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द मॉडल थ्योरी। मतलब किसी भी मॉडल का अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन कर देते हो तो उसके अगेंस्ट ये वाली थ्योरी आती है, क्योंकि हम लोगों को इंपोर्टेंस देना है रीजनल ज्योग्राफी को। तो एरियल डिफरेंशिएशन इज वन ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या है, कई सारे पर्सपेक्टिव थे, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से एग्जाम में लिखना है, मुझे समझ जाओ कि एरियल डिफरेंशिएशन इज वन ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन विच इंपोर्टेंस इज गिवन टू द यूनिकनेस। याद रखना, यूनिकनेस को इंपोर्टेंस दिया गया है ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया, किस चीज के? ज्योग्राफिकल एरिया, रादर देन द स्टैंडर्ड मॉडल क्रिएशन। कोई भी स्टैंडर्ड मॉडल क्रिएशन को अपन ने बात नहीं की है। समझ में आने वाली बात आ गई ना? तो एज पर हार्टोन ने क्या बोल दिया, सीधी सीधी बात कि भाई हर ज्योग्राफिकल एरिया के पास खुद का यूनिकनेस होती है जो डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम वन ज्योग्राफिकल एरिया। द स्टडी ऑफ यूनिकनेस एंड द वेरिएशन ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया या फिर रीजन कम्स अंडर द एरियल डिफरेंशिएशन। मतलब सीधी सीधी बात है, उन्होंने बोला कि हर एरिया जो होता है वो डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम द अदर ज्योग्राफिकल एरिया। तो स्टडी ऑफ यूनिकनेस और वेरिएशन जो है ना ज्योग्राफिकल एरिया का या फिर रीजन का, जो वो किसके अंदर आएगा आप लोगों का? एरियल डिफरेंशिएशन क्या आएगा? समझ में आना? एरियल का मतलब हो गया एरिया वाली बात, ठीक है। पूरा एरिया की अगर बात करें तो छोटी छोटी जगह पर अपन यूनिकनेस देख रहे हैं, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? एरियल डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं। तो याद रखना, हार्टसॉन जो है ना उसकी स्टडी की। तो याद रखना, बार बार बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, हमेशा एक थिंकर का नाम जरूर लिख के आना है हर किसी के साथ। तो एरियल डिफरेंशिएशन में आप लोगों को हार्टसॉन देखना है। तो हार्टसॉन के अकॉर्डिंग ईच ज्योग्राफिकल एरिया हैज इट्स ओन यूनिकनेस दैट डिफरेंशिएट फ्रॉम द ज्योग्राफिकल एरिया। The study of the uniqueness and the variation of the geographical area comes under the areal differentiation। यही सेम के सेम मैंने ये वाली जो चीज़ थी ना वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। 3 प्रिंसिपल हैं जो आप लोगों के एरियल डिफरेंशिएशन में यूज किए गए हैं। पहला है डिवीजन ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया इनटू द रीजन बेस्ड ऑन द यूनिकनेस एंड द होमोजेनिटी ओवर द स्पेस। मतलब आप लोगों को जो ज्योग्राफिकल एरिया जो होगा ना उसका डिवीजन करना होगा किसमें? रीजन बेस्ड ऑन दी यूनिकनेस एंड होमोजेनिटी ओवर द स्पेस। मतलब उस इलाके की यूनिकनेस पे देखना पड़ेगा और होमोजेनिटी देखने पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, तभी तो आप डिवीजन कर पाओगे ना। दूसरी बात हो गई आप लोगों को क्या? फाइंडिंग द जेनेरिक प्रिंसिपल ऑफ द ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब आप लोगों को जेनेरिक प्रिंसिपल ऑफ द ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी? फाइंड करनी पड़ेगी। थर्ड है स्टडी ऑफ द रीजन बाय यूजिंग द डिफरेंट पैरामीटर कंपैरिजन विद द नियर प्रॉक्सिमेट। मतलब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? स्टडी करनी पड़ेगी रीजन किसके द्वारा? बाय यूजिंग द डिफरेंट पैरामीटर्स कंपैरिजन विथ नियर प्रॉक्सिमेट का कंपैरिजन करके। समझ में आने वाली बात आ गई ना? नेक्स्ट, अब अगर मैं बात करूं एरियल डिफरेंशिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है।
सपोर्ट, ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है रीजनल अप्रोच इन ज्योग्राफी। ईच रीजन हैज इट्स ओन डेवलपमेंट मॉडल and that will be based on the requirement and availability of resource in that region. Next is emphasize the study of geographical phenomena of region। सीधी सीधी बात है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई आप लोगों की तीन। अगर क्रिटिसिज्म देखा जाए एरियल डिफरेंशिएशन का, तो भाई सबसे पहली बात तो इनने एम्फेसाइज कर दिया था स्टडी ऑफ द रीजन, बट बाउंड्रीज ऑफ द रीजन को स्टैटिक नहीं होती। कोई भी अगर मैंने बोल दिया कि ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है, तो क्या अगर मैं बात करूं नेचुरली, क्या इसकी बाउंड्री यूनिक अपनी सीधी सीधी स्टैटिक होंगी? भाई ये तो बदलती जाती हैं टाइम के साथ। तो ये सबसे पहला क्रिटिसिज्म हो गया। दूसरा है डीमार्केटिंग ऑफ द बाउंड्री इज वन प्रॉब्लम इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बाउंड्रीज हैव लेस मीनिंग, नो रियल रीजन एग्जिस्ट। कोई भी रियल रीजन एग्जिस्ट आज के टाइम में कर ही नहीं रहा है भाई कोई। अभी ऑब्वियस सी बात है भाई, अब इतना ग्लोबलाइजेशन हो गया तो कैसे आप डिफाइन कर पाओगे भाई? पॉलिटिकल तो आप बात नहीं करोगे कि भाई पॉलिटिकली इतनी रीजन है, लेकिन अगर देखा जाए नॉर्मली अपन लोग किसकी बात कर रहे हैं? ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो सबका मिक्सअप होगा ना, ये चीज है। देखो समझ में आने ये वाली बात है ना। तो अगर मैं बात करूं तो एरियल डिफरेंशिएशन अगेंस्ट है जनरलाइजेशन ऑफ द मॉडल, ये काट दो इस चीज को, द एरियल डिफरेंशिएशन इज द अगेंस्ट द जनरलाइजेशन ऑफ मॉडल, हेंस ये क्या देता है आप लोगों को? इट गिव्स मोर इंपोर्टेंस टू रीजनल अप्रोच। It is useful for solving and making regional level model such as hill area development, tribal area development, coastal area development, backward area development। अब आप बोलोगे कि ये क्या है भाई? यही तो चीज है कि अगर ये चीज नहीं होती, एरियल डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो हम लोग हिल एरिया का डेवलपमेंट कैसे कर पाते, ट्राइबल एरिया का डेवलपमेंट, कोस्टल एरिया का डेवलपमेंट, बैकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट। तो ये सब आपको क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है ये चीज़, ऐसे मॉडल्स में हेल्प कर रहा है। इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो इन इंडिया प्लानिंग टू डेवलप 100 स्मार्ट सिटी, द सेम मॉडल कैन नॉट बी अप्लाइड इन ऑल द स्मार्ट सिटी। आपको पता है स्मार्ट सिटी मॉडल चल रहा है, तो एक सिंपल एक सेम मॉडल हम लोग क्या है हर स्मार्ट सिटी में तो अप्लाई नहीं कर सकते भाई। ईच सिटी हैज इट्स ओन इंपोर्टेंस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए वाराणसी स्मार्ट सिटी की अगर बात करोगे तो रिलीजन सिटी है, इंपोर्टेंस शुड बी गिवन टू द गंगा घाट, वाराणसी, साड़ी इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। और अगर मैं बात करूं कानपुर स्मार्ट सिटी की, तो इंडस्ट्रियल सेंटर सिटी हो गया ये। तो इंपॉर्टेंस किसको देना पड़ेगा अपन लोगों को? टेक्सटाइल, लेदर इंडस्ट्री, वाटर कंजर्वेशन फॉर द टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्री, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नीडेड टू अवॉइड वाटर पॉल्यूशन एटसेट्रा। तो एरियल डिफरेंशिएशन कैन हेल्प टू रिड्यूस द सोशल डिस्पैरिटी बाय रीजनल प्लानिंग। समझ में आने वाली बात? ये आप क्या कर सकते हैं? ये केस स्टडी के रूप में यूज कर सकते हैं। अब देखो नॉर्मली मैं चाहता तो दूसरे टीचर्स की तरह आप लोगों को यहाँ पे बोल देता कि आप लोगों का एरियल डिफरेंशिएशन यहाँ पे खत्म हुआ, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी अभी स्टार्ट ही की है, ये अपना 4th लेक्चर है इसके अंदर, और आप लोग इससे माइंड में डेवलप ही नहीं कर पाओगे, एग्जाम के अंदर लिखोगे कैसे, है कि नहीं है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये आज के वीडियो में इस वाले एरियल डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में और बीच में भी कुछ टॉपिक्स में आप लोगों को आइडिया दे दूंगा कि आप लोगों को एग्जाम के अंदर आंसर राइटिंग कैसे करनी है, तो आप लोगों को मटेरियल किस तरीके से रखना है, वही चीज मैंने आप लोगों को आगे बताई है। समझ में आया ना? तो हैंड रिटन नोट्स में बस इतना ही जरूरी था, इससे आना जरूरत नहीं थी। तो अब मैं क्या करूंगा, अब पूरा का पूरा एग्जाम बेस्ड जो आप लोगों के नोट्स तैयार होंगे ना, पूरे के पूरे एग्जाम बेस्ड रहेंगे। वही लैंग्वेज आप लोगों को लिख के आनी है, क्योंकि लोग यही गलती करते हैं कि उसको एक स्टोरी की तरह लिख के आ जाते हैं और आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलते हैं। समझ में आई ना ये वाली बात? तो अपन स्टार्ट करते हैं एग्जाम बेस्ड, फुली एग्जाम बेस्ड। समझ में आया ना? देखो एरियल डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूं तो एरियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको अपन लोग कोरोलॉजी भी बोलते हैं, मैंने अभी आप लोगों को समझाया था। तो ये क्या है? द स्टडी ऑफ हाउ एंड वाई डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस डिफर फ्रॉम वन अदर। भाई कहाँ, कैसे और क्यों, कैसे और क्यों जो है अर्थ का सरफेस है ना, वो दूसरे सरफेस से कैसे अलग हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल, चाहे कैसा भी हो, चाहे फिजिकल हो चाहे ह्यूमन फिनोमेना हो, एंड हाउ दिस डिफरेंसेस आर स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड। मतलब ये इनको अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज कैसे कर पा रहे हैं, तरीका नहीं मतलब अलग अलग जगह पर ऑर्गेनाइज कैसे कर पा रहे हैं। तो हार्टन ने क्या बोल दिया, हार्टन थे ना इनके 1939 के अंदर इन्हें दिया था हार्टन ने, याद रखना, द स्टडी ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन इज द हार्ट ऑफ ज्योग्राफी। ये हार्टन ने बोला है
कि भाई ज्योग्राफी का हार्ट है ये, अगर अपन एरियल डिफरेंशिएशन की अगर बात कर रहे हैं तो समझ में आने वाली बात। तो ये आप अपने इंट्रो में लिख के आ सकते हो, मैंने सब जगह ये लिखी है। तो भाई रूट्स क्या है, अब अपन लोग क्यों कर रहे हैं इस चीज को, तो आप लोगों को पता है मैंने आप लोगों को क्या बताया था नॉर्मली, आप लोगों को अभी लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था, पैराडाइम शिफ्ट बताया था। तो पैराडाइम कून का पैराडाइम शिफ्ट बताया था, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि भाई क्लास किस तरीके से आगे बढ़ रही है कि नहीं है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है भाई, पहले सबसे पहले क्लासिकल एक्सप्लोरर थे, हम्बोल्ट थे, रिचर्ड थे। फिर उसके बाद विडेल दे ला बिला ने क्या किया, इसको पे किया, मतलब क्लासिकल एक्सप्लोरर थे। फिर इनने क्या किया, विडेल दे ला ब्लास ने क्या किया, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद पहले क्लासिकल एक्सप्लोरर से आके जैसे इनने पे किया, हार्टोन सिस्टमेटाइज किया एरियल डिफरेंशिएशन को या फिर कोरोलॉजी को एज अ ज्योग्राफी सेंट्रल टास्क, 1939 में आया। समझ में आने वाली बात। नाउ सिक्वेंशियल डेवलपमेंट शॉर्ट फ्लो की अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं बात करूं नॉर्मली, क्या आप क्या कर सकते हो, सिक्वेंशियल डेवलपमेंट है ना, अगर कहीं भी आया है तो कहीं भी सिक्वेंशियल डेवलपमेंट पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर, तो आप ये वाला क्या कर सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो। ये फ्लो चार्ट था, मैं लिखना भूल गया, शॉर्ट फ्लो चार्ट है ये। क्या करोगे भाई, सबसे पहले क्या आया, एक्सप्लोरेशन हुआ, डिस्क्रिप्शन, मतलब एक्सप्लोरेशन में क्या था, डिस्क्रिप्शन देते थे। तो उसके बाद एरियल डिफरेंशिएशन आया, मतलब कोरोलॉजी आया, इसीलिए अपन लोग एरियल डिफरेंशिएशन सबसे पहले पढ़ रहे हैं। फिर अपन लोग क्या देखेंगे, फिर रीजनल ज्योग्राफी आया, रीजनल सिंथेसिस हुआ ना, तो रीजनल सिंथेसिस अपना नेक्स्ट वीडियो हो जाएगा। तो यही चीज सिक्वेंस चलता आ रहा है। फिर चैलेंज बाय दी क्वांटिटेटिव या स्पेशल साइंस, मतलब फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव आ गया, रिवॉल्यूशन। फिर बिहेवियरल या ह्यूमनिस्टिक क्रिटिक्स के बारे में बात हुई। फिर उसके बाद कंटेम्प्रेरी इंटीग्रेटेड अप्रोच हुआ, पॉलिटिकल इकोलॉजी, प्लेस स्टडी। तो आप लोगों को पता है ना, जब मैंने आप लोगों को पैराडाइम वाला बताया था तो उसके अंदर मैंने पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी बता दी थी। तो ये आपको कहाँ पर यूज करके आना है, सिक्वेंशियल डेवलपमेंट के अंदर यूज करके आना है। अगर आया था तो ठीक है, नहीं है तो सिर्फ इतना लिख देना रूट्स के बारे में इंट्रो के अंदर, अगर 10 नंबर का आता है तो। समझ में आया ना। अब देखो मैंने उसमें कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को 3 बताई थी, लेकिन क्या बताता है कि स्टोरी की तरह, लेकिन एग्जाम के अंदर अगर आप स्टोरी की तरह लिख के आते हो ना तो आप लोगों के मार्क्स कम आएंगे। तो कम से कम 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो, और कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स जरूर लिख के आना उसके अंदर, उससे आप लोगों को हर पॉइंट पे एक मार्क्स मिलने ही मिलने वाला है। तो किसी ने पूछ लिया एरियन डिफरेंशिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो क्या करोगे, यूनिक कंपोजिशन है पहली कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसको आप सिंथेसिस बोल सकते हैं। ये कीवर्ड है, याद रखना, सिंथेसिस क्या है, ये सिंथेसिस एक कीवर्ड है। तो उसका मतलब क्या है, यूनिक कंपोजिशन, सिंथेसिस का मतलब हो गया ईच एरिया या रीजन डिफाइंड बाय द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन एलिमेंट, है कि नहीं। हर एरिया या रीजन जो है वो डिफाइन होता है किसके द्वारा, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन एलिमेंट के द्वारा। सेकंड है हेट्रोजेनिटी, क्या है, हेट्रोजेनिटी। तो अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म, अर्थ सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है, एम्फसाइज ऑन डिफरेंसेस, है कि नहीं है, तो इसलिए हेट्रोजीनियस है, ऑब्वियस सी बात है। तो हेट्रोजीनिटी है कि नहीं, होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस। तो ये कीवर्ड दिमाग में रखना है, हेट्रोजीनिटी। फिर इंटीग्रेटिव अप्रोच, क्या है, इंटीग्रेटिव अप्रोच का मतलब हो गया कंबाइन करता है ये फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमिना को इनटू द रीजनल आइडेंटिटी। क्या है कि अभी अब तक अपन लोग क्या बात कर रहे थे, केवल फिजिकल की बात कर रहे थे और कभी कभी केवल ह्यूमन की बात कर रहे थे, लेकिन ये जो है वो कंबाइन कर रहा है फिजिकल और ह्यूमन फिनोमिना को इनटू द रीजनल आइडेंटिटी, एक ह्यूमन को एक रीजनल आइडेंटिटी दे रहा है। तो मतलब ये आप लोगों का कीवर्ड हो गया इंटर डिसिप्लिनरी, क्या, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो सीधे बात इंटीग्रेटिव लिख सकते हो, इंटर डिसिप्लिनरी लिख सकते हो, तो ये कीवर्ड हो गया। नेक्स्ट है स्पेशल रिलेशनशिप, क्या, स्पेशल रिलेशनशिप। ये स्पेशल नहीं है, स्पेशल मतलब आप लोगों का लैंड से रिलेटेड है ये, ठीक है, एक जगह पर। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, फोकस ऑन स्पेशल अरेंजमेंट एंड इंटर रिलेशनशिप विथ रीजन, एक रीजन के साथ रिलेशनशिप, मतलब स्पाशियल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना इसकी स्पेलिंग बार बार SPE नहीं वाली बात की नहीं, SPATIALI है, ठीक है। तो एक एरिया से रिलेटेड बात हुई है। नेक्स्ट इज स्केलर फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब एप्लीकेबल टू माइक्रो, मतलब ये पेज है, टू मैक्रो फॉर्मल रीजन की बात कर रहे हैं, लेवल जैसे स्केल, बिल्कुल स्केल रहता है पूरा माइक्रो से लेके क्या मैक्रो तक आप लोगों का वो होता है। नेक्स्ट इज फंक्शनल एंड फॉर्मल एस्पेक्ट, क्या, फंक्शनल एंड फॉर्मल एस्पेक्ट। तो क्या रिकॉग्नाइज करता है फॉर्मल बाउंड्री एंड फंक्शनल लिंकेजेस को उसके। तो ये आप लोगों को क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ये वाले कीवर्ड्स दिमाग में रखना, अपने नोट्स में ये चीजें रखो, आपको एग्जाम के अंदर यही लाइंस लिख के आनी है। आ गई ना बात समझ में। नेक्स्ट इज
क्यों है एरियल डिफरेंशिएशन, इतना मैटर क्यों कर रहा है, आप लोग क्यों कर रहे हैं भाई? थ्योरेटिकल, पहली बात तो क्या हो गया आप लोगों का, थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन फॉर स्टडिंग रीजन्स एंड रीजनल ज्योग्राफी। ये क्या कर रहा है, गिव कर रहा है रीजन्स फॉर बाय प्लेस डिफर, मतलब क्या बता रहा है आप लोगों का, रीजन दे रहा है कि प्लेसेस डिफर क्यों कर रहे हैं। पहली बात तो समझ में आया ना ये वाली बात, थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन फॉर स्टडिंग रीजन्स फॉर रीजनल ज्योग्राफी, ये रीजन देता है कि क्यों आप लोगों के प्लेस जो है वो अलग अलग है। समझ में आई ना। दूसरा है पॉलिसी एंड प्लानिंग इंपोर्टेंस। क्या है, पॉलिसी एंड प्लानिंग इंपोर्टेंस। ये क्या बता रहा है, रीजनल डिफरेंशिएशन हेल्प आइडेंटिफाई डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, रिसोर्सेज प्लानिंग एंड रीजनल इनइक्वलिटीज। क्या, ये क्या कर रहा है आप लोगों का, रिसोर्सेज प्लानिंग एंड रीजनल इनइक्वलिटीज में आप लोगों को क्या कर रहा है, प्रोवाइड करवा रहा है। तो रीजनल डिफरेंसेस हेल्प कर रहा है आइडेंटिफाई करने में, क्या, डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, रिसोर्स प्लानिंग एंड रीजनल इनइक्वलिटीज। तो इस तरीके से आप लोगों को पॉलिसीज एंड प्लानिंग का इंपोर्टेंस मिल गया। नेक्स्ट इज, ये एक्सप्लेन कर रहा है स्पाशियल पैटर्न को। क्या, जैसे स्पाशियल पैटर्न, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, डिफर कर रहा है अक्रॉस द रीजन बिकॉज डिफरेंशिएट कर रहा है इनपुट को, जैसे क्लाइमेट, सॉइल, कल्चर, हिस्ट्री। ऑब्वियस ये बात है कि भाई एक बात बताओ, एग्रीकल्चर कहाँ होगा, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी, इंडस्ट्री कहाँ होगी, जहाँ पर आप लोगों को बारिश कम होगी, है कि नहीं, पूरा का पूरा उस पर डिपेंड कर रहा है ना। तो ये सब तीनों चीज़ें आप लोगों को, ये मैटर है अपना। तो एग्जाम में अगर आप लोगों को लिखना है लाइन, तो ये भी लिख दिया मैंने यहाँ पे। ये प्रोवाइड करता है रॉबस्ट फ्रेमवर्क फॉर लिंकिंग थ्योरी और टू इंडियन एग्जाम्पल। बिल्कुल इंडियन एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल कर रहा है। आईजीपी इंडिया क्या बोलते हैं, इंडस गंगा प्लेन, इंडस गंगा प्लेन ये है, इंडस गंगा प्लेन वर्सेस डेक्कन, वेस्टर्न घाट वर्सेस कोस्टल प्लेन। तो ऑब्वियस ही बात है, तो इस तरीके से तो अपन डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं ना, तो वही बात हो गई। नेक्स्ट इज चेंजिंग पर्सपेक्टिव, मतलब क्रिटिकल एवोल्यूशन अगर देखोगे तो सीधी सी ये बात है, पर्सपेक्टिव तो चेंज होगा ही ना। तो क्लासिकल या रीजनल की अगर मैं बात करूं, क्लासिकल या रीजनल कौन थे भाई, हार्टन या वाइडल की विडाल है। एम्फेसिस किया इनने एरिया यूनिकनेस एंड रीजनल सिंथेसिस के ऊपर। क्या, हार्टन ने किसके ऊपर किया भाई, एरिया यूनिकनेस एंड रीजनल सिंथेसिस के ऊपर। तो उसका मतलब एरियल डिफरेंशिएशन सेंट्रल कर दिया। फिर आया इसके बाद, अब ये देखो नॉर्मली ये यहाँ तक अपना वो हो गया, फिर इसके बाद क्या है आप लोगों का, क्वांटिटेटिव चैलेंजेस आए 1950 से लेके 70s के बीच में। तो स्पेशल साइंस में आर्ग्यू होने लगा फॉर लॉ लाइक, जैसे नोमैथिक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा था, ये क्रिटिसाइज हो रहा था आइडोग्राफिक रीजनलिज्म को फॉर लैक ऑफ जनरलाइजेशन। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन ने ये बात की। तो कीवर्ड्स अगर मैं बात करूं, नोमैथिक वर्सेस हाइड्रोग्राफिक, इस तरीके से आप यूज करके आ सकते हो कि नॉर्मली कि भाई किस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है कि नहीं। तो अब बिहेवियरल या ह्यूमनिस्टिक रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूं, बिहेवियरल या ह्यूमनिस्टिक रिस्पॉन्स की बात करें, तो इन्हें एम्फेसाइज किया परसेप्शन, मीनिंग, लिव्ड एक्सपीरियंस। आर्ग्यू किया गया कि रीजन्स आर ऑल्सो प्लेस ऑफ मीनिंग। तो पहले क्या, अपने जो रीजनल एरियल डिफरेंशिएशन जो थी ना, उसके अंदर अपन लोग प्लेसेस ऑफ मीनिंग नहीं मानते थे। तो अब चूंकि बिहेवियरल आ गया, ह्यूमनिस्टिक रिस्पॉन्स होने लगा, तो क्या बोलने लगे कि भाई एरियल डिफरेंशिएशन वाली बात तो थोड़ी सी अलग है भाई, पूरा का पूरा हम रीजन से रिलेटेड बात करें तो रीजन्स में भी आप लोग प्लेसेस जो हैं उनमें भी एक मीनिंग देखने को मिलती है। ये क्या किया, बिहेवियरल वाले बात की। फिर कंटेम्पररी सिंथेसिस की अगर मैं बात करूं, तो पॉलिटिकल इकोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, जीआईएस ने क्या किया, इंक्रेज किया मल्टी स्केलर, मल्टी मेथड रीजनल एनालिसिस, एरियल डिफरेंशिएशन। ये रिमेन हुआ यूजफुल बट रिफ्रेम कर गया, मतलब पूरी तरीके से अबेंडन नहीं हुआ। तो एग्जाम में क्या लिखोगे, एरियल डिफरेंशिएशन हैज बीन प्रॉब्लमेटाइज्ड बट नॉट ऑब्स्टेकल, इट नॉट ऑब्सोलेट, प्रॉब्लमेटाइज था बट कोई भी ऑब्सोलेट नहीं था। इसने प्रोवाइड किया दैट फ्रेम विथ विच मॉडर्न स्पेशल साइंस, ह्यूमनिस्टिक एंड पॉलिटिकल अप्रोचेस ऑपरेट। सोचो, बिल्कुल फ्रेमवर्क दिया ना इसने भाई, जब तक वो चीज़ नहीं आती तो आज के टाइम की जो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है पर्सपेक्टिव में, तो वो किस तरीके से चेंज होता है लोगों का, समझ में आना ये वाली बात। नेक्स्ट, कॉमन क्रिटिसिज्म फॉर एरियल डिफरेंशिएशन। बिल्कुल आप अगर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए एवेल्यूशन, तो आप इस तरीके के ही लिख के आना। पहला क्या है भाई, बाउंड्री प्रॉब्लम, मैंने पहले ही बताई थी। रीजनल बाउंड्रीज आर ऑफन आर्बिट्री एंड चेंजिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, बाउंड्री जो है अनसर्टेन है, तो बाउंड्री अनसर्टेनिटी लिख करना। स्टैटिक स्नैपशॉट की अगर मैं बात करूं, ये एम्फेसाइज करता है यूनिकनेस
may ignore process and flow. Emphasizes on uniqueness may ignore process and flow. जैसे मोबिलिटी, डिफ्यूजन, वही वाली बात है, प्रोसेस वर्सेस प्लेस वाली बात हो गई ना। इनने क्या बोल दिया भाई हर चीज स्टैटिक है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टैटिक कैसे हो सकता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि भाई अपनी जो यूनिकनेस है ना वो बार बार प्रोसेस हुआ, फ्लो हुआ, मोबिलिटी, डिफ्यूजन इसके साथ चेंज होती रहती है। नेक्स्ट इज स्केल सेंसिटिविटी। क्या? स्केल सेंसिटिविटी का मतलब हो गया, मतलब इसने क्या बोला, स्केल सेंसिटिविटी है मतलब पैटर्न एट वन स्केल में डिसॉल्व एट अनदर। ऑब्वियस सी बात है कि भाई एक पैटर्न चल रहा है किसी स्केल पे, तो हो सकता है वो दूसरी जगह पर डिसॉल्व हो गया हो, है कि नहीं? तो मतलब मॉडिफाई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो मॉडिफाइबल एरिया यूनिट प्रॉब्लम, मतलब मॉडिफाइबल एरिया यूनिट प्रॉब्लम हो गई। क्यों? क्योंकि भाई कोई एरिया है वहां तो मॉडिफाई होता ही रहता है ना, मॉडिफिकेशन होता ही रहता है, चलता ही रहता है। और हो सकता है कि जो मॉडिफिकेशन एक एरिया में जिस स्पीड से हो रहा है वो दूसरे एरिया में खत्म भी हो गया हो, या फिर उसमें हुआ ही नहीं हो। तो अलग अलग चीजें हो रही है ना, मतलब सीधी सीधी बात है, डायनामिज्म देखने को नहीं मिल रहा अपन को। अब अगर आप इस सीधी एक लाइन लिखाओगे डायनामिज्म नहीं है तो क्या नंबर मिलेंगे क्या? तो अपन ने क्या किया, अलग अलग चीजें देख ली है इसके अंदर। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन क्रिटिक। क्या? ग्लोबलाइजेशन क्रिटिक। विद द ग्लोबलाइजेशन रिजिड रीजन बॉर्डर्स अपीयर पोरस। मतलब सीधी बात है कि कोई भी बॉर्डर्स ही नहीं है आज के टाइम पे, तो फिर कितना दिमाग लगाओगे? क्रिटिक्स सेज एरिया फोकस लूजेस सेलियंस। ठीक है, तो मतलब वही वाली बात है कि भाई एरिया फोकस जो है ना धीरे धीरे सेलियंस को लूज करता जा रहा है। नेक्स्ट इज मेथडोलॉजिकल क्रिटिक। क्या? सब्जेक्टिव सिलेक्शन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर रीजनलाइजेशन, रिस्क ऑफ डिस्क्रिप्टिवनेस विदाउट थ्योरी। भाई थ्योरी दे नहीं पा रहे हैं और डिस्क्रिप्शन देते जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना इससे। तो ये आप लोगों को क्या है, क्रिटिसिज्म थे इस टाइम पे। आगे ना समझ में? और आप बोलोगे कि अरे सर ये तो है ही नहीं आज के टाइम पे सब कुछ। भाई 1939 की बात है, हार्टॉन की बात याद करो बस, ये दिमाग में रखो। आगे ना बात समझ में? तो एग्जाम के अंदर आप लोगों को वैल्यू एडिशंस लाइन लिखनी है, तो क्या करोगे भाई? केस स्टडीज मैंने अभी आप लोगों को अपने हैंड रिटन नोट्स में स्मार्ट सिटी का एग्जांपल दिया, अब इसमें भी इस तरीके से देख लो भाई, इंडो गेंजेटिक प्लेन वर्सेस डेक्कन प्लेटू, जैसे कॉन्ट्रास्ट इन सॉइल, एग्रीकल्चर, राइस व्हीट वर्सेस मिलेट मेज, पॉपुलेशन डेंसिटी, इरिगेशन, अर्बनाइजेशन। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसको आप लोग एग्रीकल्चर या फिजियोग्राफिक एग्जाम्पल में यूज कर सकते हो। वेस्टर्न घाट जो है बायोडाइवर्सिटी एंड रेनफॉल वर्सेस ईस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेटू। तो ऑब्वियस है अगर ये चीज नहीं होती, ये रियल डिफरेंशिएशन वाली चीज नहीं होती, तो क्यों अपन दिमाग लगाते इन चीजों में? तो फिजियोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहे हैं। गुड फॉर एनवायरमेंटल डिफरेंशिएशन के बारे में बात हो रही है। इंडस्ट्रियल रीजन्स एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जमशेदपुर, धनबाद बेल्ट जो माइनिंग और इंडस्ट्री वाला एरिया है ना, वर्सेस अहमदाबाद टेक्सटाइल रीजन, मतलब हिस्टोरिकल इंडस्ट्रियल स्पेशलाइजेशन हो रहा है, तो ये यूज हो रहा है फंक्शनल रीजनलाइजेशन में। अर्बन रीजनल एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन रीजन, फंक्शनल हिंडरलैंड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिटी पैटर्न शो कर रहा है ये फॉर्मल वर्सेस फंक्शनल रीजन को। आई ना ये बात समझ में? आ गई ना? तो इस तरीके से केस स्टडी लिख के आना, और जो मेरे हैंड रिटन नोट से भी मैंने आपको दिखाए थे वो भी इसके अंदर यूज कर लेना, है कि नहीं एग्जाम में। अब देखो वो जितना आप लोगों को थ्योरी पढ़नी थी पढ़ ली, अब एक्चुअल एग्जाम के अंदर आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं, मैंने मॉडल आंसर्स लिखे हुए हैं, तो आप लोग समझो। तो अगर मान लो शॉर्ट नोट आ गया एरियल डिफरेंशिएशन के ऊपर, तो आप क्या करोगे भाई? सबसे पहले छोटी सी डेफिनेशन लिख देना, जैसे एरियल डिफरेंशिएशन जो है स्टडी ऑफ हाउ एंड वाई एरिया डिफर इन देयर फिजिकल एंड ह्यूमन क्रोनोलॉजी लिख देना। फिर ओरिजिन लिख देना थोड़ा सा, सेंटर टू द रीजनल ज्योग्राफी फॉर्मलाइज बाय द हार्टॉन 1939 ने ज्योग्राफी कोर। मैं आप लोगों को पॉइंट्स बता रहा हूँ इस तरीके से। फिर की फीचर्स लिख देना, जैसे सिंथेसिस ऑफ फिनोमिना, हेट्रोजेनिटी, स्पेशल रिलेशनशिप, स्केल फ्लेक्सिबिलिटी बता दिया मैंने। फिर यूटिलिटी लिख देना कि भाई एक्सप्लेन कर रहा है रीजनल पैटर्न को, एग्रीकल्चर जोन, फिजियोग्राफिक रीजन, इंफॉर्मेशन प्लानिंग, रीजनल पॉलिसी। भाई 10 मार्क्स से ज़्यादा थोड़ी आएगा, तो मतलब आपको 2 पेजेस लिखने हैं। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस लिख दो, बाउंड्री प्रॉब्लम एंड परसिव स्टैटिक नेचर, कंक्लूड कर दो उस चीज़ को, और ऊपर से फ्लो चार्ट जरूर बना के आना। याद रखना आप लोगों को कहीं भी कैसे भी करके हर क्वेश्चन के अंदर फ्लो चार्ट डायग्राम बनाने ही बनाने। आप फ्लो चार्ट कैसे बनाओगे? वही आप लोगों को बताया था मैंने, इस तरीके से जो बना के दिखाए थे, ये रहे फ्लो चार्ट, ये वाले, आई एम सॉरी, ये वाला फ्लो चार्ट दिख रहा है। सिक्वेंशियल डेवलपमेंट हुआ चाहे रूट्स हुआ, कोई बना देना। और ऑब्वियस ही बात है ना, नॉर्मली समझ में आने ये वाली बात, ठीक है। नेक्स्ट, अगर दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, क्रिटिकली एग्जामिन द चैलेंजिंग पर्सपेक्टिव ऑन द कंसेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन, मतलब क्या पूछ रहा है? चैलेंजेस पूछ रहा है, क्रिटिसिज्म पूछ रहा है। 15 से 20 मार्क्स का अगर पूछ लिया तो इंट्रो तो लिखना ही लिखना है। क्लासिकल फेस लिख देना,
नंबर ही तो बढ़ाने, आपको पेजेस बढ़ाने हैं ना, तो बिल्कुल रीजनल सिंथेसिस पे आपको फोकस कर लेना। डेफिनेशन दे देना, कोई भी एग्जांपल दे देना आज के टाइम का, चैलेंज लिख देना, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, ठीक है। क्या था, क्योंकि क्रिटिसिज्म है ना, जो मैंने आप लोगों को लिखवाए थे पूरे के पूरे किस तरीके से अलग अलग क्रिटिसाइज आइडियोग्राफी, रीजनल, फिर रिस्पॉन्स लिख देना, क्या रिस्पॉन्स आया, जैसे बिहेवियरल एंड ह्यूमनिस्टिक टर्न, एम्फेसिस इन द मीनिंग ऑफ परसेप्शंस। फिर कंटेम्प्रेरी सिंथेसिस के बारे में लिख देना, पॉलिटिकल इकोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, GIS जो इंटीग्रेट कर रहा है कि नहीं है। फिर क्रिटिक लिख देना उसका पूरे तरीके से और उसको कंक्लूड कर देना। और स्मॉल टाइमलाइन डायग्राम जरूर बनाना, एक इंडियन एग्जांपल जरूर लिख देना, इंडो गैंजेटिक प्लेन वर्सेस डेक्कन प्लेटू वाला, है कि नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखनी है, तो आप लोगों के आराम से 3 से 4 इस पेज में आप लोग लिख दोगे। ये तो एक लाइन लिखी है, लेकिन जो मैंने आपको बताया ना, तो उस तरीके से आप बढ़ा दोगे उस चीज़ को, समझ में आने वाली बात। नेक्स्ट मैंने क्या 3-4 बता देता हूँ आप लोगों को, फिर बाकी की आप खुद कर लेना। एरियल डिफरेंशिएशन फॉर्म्स द कोर थीम ऑफ द ज्योग्राफी, एक्सप्लेन। ठीक है, वो ये पूछ रहा है। अब क्या करोगे इसको समझने के लिए, भाई एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा है आप लोगों को क्या कोर थीम पूछ रहा है, तो वो ये बोल रहा है कि एरियल डिफरेंशिएशन जो है वो ज्योग्राफी की कोर थीम है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आप थीसिस लिखोगे कि भाई ज्योग्राफी डिस्टिंक्टिवनेस अराइज फ्रॉम द एक्सप्लेनिंग एरिया डिफरेंसेस, है कि नहीं। एरियल डिफरेंसेस से तो होगा दैट मेक रीजन द ऑर्गेनाइजिंग यूनिट, हार्टन ने बोला ये चीज, है कि नहीं। तो ये आप हार्टन की लाइन लिख दोगे। फिर सपोर्ट पॉइंट लिख दोगे क्या, प्रोवाइड सिंथेसिस ऑफ द एनवायरमेंट सोसाइटी, अंडरपाइनिंग रीजनल प्लानिंग पॉलिसी, एक्सप्लेन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमेना जैसे सेटलमेंट, इंडस्ट्री, ऐसी इसी। फिर जो चीज आप लोगों ने सपोर्ट पॉइंट लिखना है उसी के आप काउंटर पॉइंट लिख देना कि भाई पोस्ट क्वांटिटेटिव जो क्रिटिक्स थे, आर्ग्यू थे, ठीक है, प्रोसेस बियॉन्ड रीजन। अब देखो ये जो क्रिटिक्स है ना, हो सकता है आप लोगों के माइंड में अभी नहीं घुस रही हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे ना, जैसे आगे बढ़ने का मतलब है कि मैंने अभी आप लोगों को एरियल डिफरेंशिएशन बताया, फिर रीजनल सिंथेसिस बताऊंगा, फिर आप लोगों को क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन बताऊंगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। तो जो पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है ना, तो जो पहले आई है वो पर्सपेक्टिव चेंज होके ही तो वो क्रिटिसाइज करके तो चेंज हुआ है ना, तो वो चीज आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। लेकिन कम से कम अपने नोट्स में तो ये चीजें लिख लो ना। अब देखो ये चीज मैंने पूरा डायरेक्ट तो करवाई नहीं है, तो प्लीज ये वाला नोट डाउन जरूर कर लेना, इस चीज को नोट कर लेना कम से कम, कि अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है तो ये वाला जो लाइन है आप लोगों को नोट करनी है अपने नोट्स के अंदर। तो नोट्स के अंदर अभी नोट करो इन चीजों को। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया पॉज करके, ठीक है, आगे बढ़े। तो अब रिवट्टा अगर करोगे तो कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी इंटीग्रेट प्रोसेस एंड प्लेस एरिया, डिफ्रेंशिएट करेगी रिमेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थीम बट विथ एडेड मेथड जैसे GIS, स्पेशल एनालिसिस, इस तरीके के, है कि नहीं है। तो कंक्लूजन की अगर बात करोगे तो कोर थीम जो है क्या है, बिल्कुल है, बट इट इज फ्रॉम इट्स फॉर्म हैज इवॉल्व फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव क्रोलॉजी टू द इंटीग्रेटिव रीजनल स्टडी। समझ में आने वाली बात आ गई ना। अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिख देना टाइम के साथ, समझ में आई। नेक्स्ट इज एरियल डिफरेंशिएशन प्रोवाइड थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन फॉर स्टडिंग रीजन एंड रीजनल ज्योग्राफी। ये आ चुके हैं ये क्वेश्चन, चारों के बताया हूँ। तो क्या करोगे भाई, ट्रू क्या करोगे, थ्योरेटिकल, ट्रू थ्योरेटिकल बेसिस है, तो रीजन डिफाइंड बाय यूनिक सिंथेसिस ऑफ द फिनोमेना, एरियल डिफरेंशिएशन सप्लाई कंसेप्चुअल रेशनल। याद रखना ये वाली लाइंस लिख के आया ना, ठीक है। ये भी आप अपने नोट्स में नोट कर लेना, ठीक है। ये मैंने पीछे नोट्स में नहीं लिखवाया इसीलिए बता रहा हूँ। एविडेंसेस क्या हो जाएंगे आप लोगों के, विडेल दे ला ब्लास्ट, पे कंसेप्ट आया इसका, पेस कंसेप्ट, ठीक है। हार्ट ऑन का एम्फेसाइज किया क्रोलॉजी के ऊपर, रीजन एज यूनिट एंड एनालिसिस। तो क्रिटिसिज्म की अगर बात करूँ तो रीजनल अप्रोच डोमिनेटेड बट वॉज लेटर चैलेंज बाय कॉल फॉर जनरलाइजेशन क्वांटिटेटिव, येट रीजन रिमेन एज यूजफुल एनालिटिक यूनिट। कंक्लूजन अगर दोगे तो एरियल डिफरेंशिएशन इज थ्योरेटिकल रूट ऑफ रीजनल ज्योग्राफी एल्बाइट रिवाइज्ड बाय लेटर मेथोडोलॉजिकल शिफ्ट। समझ में आने वाली बात आ गई ना। इस तरीके से लिख के आना है, मैंने आप लोगों को 4 दिखा दिए हैं, बाकी के आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं ना फिर से आप लोगों को चाहूँ तो वीडियो में, चाहे मैं आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि और किस तरीके से करना है, और आगे वाले वीडियोस में भी मैं कुछ आप लोगों को आइडियाज देता रहूंगा। समझ में आने वाली बात। तो एग्जाम के अंदर जो स्टूडेंट जो है वो कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, पहली बात भाई बहुत लंबा नरेटिव लिख देते हैं हिस्ट्री, और उनको पॉइंट वाइज लिखते नहीं है एग्जाम के अंदर,
और वो क्या कर देते हैं, पूरा नरेटिव हिस्ट्री लिख देते हैं। फिर फॉरगेट कर जाते हैं क्या, थिंकर्स के नाम। जैसे इसके अंदर बात कर रहे हैं हार्टॉन, विडल, उस पर लिखते ही नहीं है। कोई ना एग्जाम्पल बनाते हैं ना डायग्राम बनाते हैं। तो आप लोगों को एग्जाम्पल्स जो मैंने आप लोगों को इंडियन एग्जाम्पल्स दिए थे, डायग्राम से आप फ्लो चार्ट बना दो। कुछ भी आप लोगों को, कोई भी आप क्रिएटिव हो तो बना दो, नहीं तो जिस तरीके से मैंने किया उस तरीके से कर लो। फिर पूरा का पूरा जो एरियल डिफरेंशिएशन है ना, उसको केवल और केवल फिजिकल पर ही फोकस दिमाग लगाते हैं। ये भूल जाते हैं कि ह्यूमन और फंक्शनल एस्पेक्ट की भी बात हो रही है। समझ में आई ना ये वाली बात? कोई भी किसी भी बुक में पढ़ लेते हो तो आप लोगों को माइंड चलता ही नहीं है ना एग्जाम के अंदर, तो फिजिकल एस्पेक्ट में सोचते हो। तो इसीलिए आप लोगों को ह्यूमन और फंक्शनल एस्पेक्ट भी सोचना पड़ेगा। जो मैंने लिखवाया हुआ नोट्स में, आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इग्नोर कर देते हैं चेंज ओवर टाइम को, जैसे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को। तो ये प्रॉब्लम है ना आप लोग, आप आंसर में अगर लिख के आ रहे हो, आंसर में ये चीज अगर मेंशन नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, आप लोगों का इनकम्प्लीट फील होगा और आप लोगों को लगेगा अरे मैं तो करके आया था, मेरे को मार्क्स नहीं मिले। ये रीजन होता है मार्क्स नहीं मिलने का। 300 प्लस का जो मैंने आप लोगों को गारंटी ली है कि भाई 300 प्लस आएंगे, इसीलिए तो लिए कि आप लोगों का पर्सपेक्टिव ही मुझे चेंज करवाना है। समझ में आने वाली बात? नाउ होमवर्क क्या है, देखो ये तो आप लोगों के PYQ थे, ये तीनों के तीनों। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन कर लेना और प्लीज ये वाला क्वेश्चन जरूर करो, ठीक है? ये क्वेश्चन जरूर करना है आप लोगों को। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये वाला, यही वाला सेम क्वेश्चन है ये। समझ में आने वाली बात? ये आप लोगों का PYQ में आया है, एक बार जरूर कर लेना होमवर्क। कम से कम अभी तो जनवरी तक तो करके चलो, उसके बाद और देख लेना, ठीक है? होमवर्क करने पर क्या होगा, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा और आप लोगों की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम लोगों का टॉपिक नंबर 3 होगा, जिसमें हम लोग रीजनल सिंथेसिस की बात करेंगे और इसी तरीके से कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं करेंगे। समझ में आने वाली बात आ गई ना? ठीक है, चलो भाई, वेट, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को 1% भी ये वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।